हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं लेखक और उनकी रचनाओं को, जो कि दोस्तों मैं धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से कवर कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के 500 लेखकों और उनकी रचनाओं को कवर कराऊंगा मैं। दोस्तों छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जल्दी से। मेरा नाम बीवीएस विक्रांत है और इस समय मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दोस्तों मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और मेरे चैनल का नाम एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस है। तो दोस्तों हमने 45 क्वेश्चन तक कर लिया था। 46वां क्वेश्चन है कि मानस के हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, ये दोस्तों किसके जीवन पर आधारित है? तुलसी जी के जीवन पर आधारित है। देखिए इसे याद कैसे रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए हंस क्या होता है? हंस एक पक्षी होता है। पक्षियों को हमेशा हरी भरी जगह पसंद रहती है, ठीक है, ठंडी जगह। तो दोस्तों मानस के पास एक बगीचा था, ठीक है, उसकी खुली जगह में बगीचा था। बगीचे में तुलसी के पौधे लगे हुए थे काफी ज्यादा। तो मानस का जो हंस था वो तुलसी के पौधे में जाकर के डेली डेली बैठ जाया करता था। तो इससे आप लोग याद रखना, मानस का हंस कहाँ पे चला जाया करता था? डेली वो तुलसी के पौधे के पास बैठ जाया करता था। ठीक है, तो याद रख पाएंगे आई होप। दोस्तों नेक्स्ट है तमश। तमश उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों तमश उपन्यास के जो है वो भीष्म साहनी। आप लोगों को पता है, महाभारत देखी होगी आप लोगों ने कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां पर भीष्म पितामह भी उस सभा में मौजूद थे। वो भी दोस्तों एक तमाशे की तरह देख रहे थे, ठीक है, तमाशी बीन बनकर देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना कि तमाशा कौन देख रहा था? भीष्म देख रहे थे, ठीक है। उन पर सहा नहीं जा रहा था पर कहा भी नहीं जा रहा था। तो ये काफी प्रॉब्लम वाली बात थी उनके साथ में, तो याद रख पाएंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल टीन की छत। लाल टीन की छत जो है दोस्तों उसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मल वर्मा। लेकिन दोस्तों गांव में क्या होता है, छत जो होती है पहले आप लोग पता है छप्पर हुआ करते, छप्पर आप लोगों को मालूम होगा आई थिंक। तो जो घास फूस के बने होते हैं, तो दोस्तों उनकी जगह आप क्या आप ले लिए टीन ने। टीन आप लोगों को पता है स्टील की होती है, ठीक है, और वो भी रेड कलर की अच्छी वाली आने लगी। तो आप लोग याद रखना है कि वो निर्मल लगती है, देखने में वो निर्मल लगती है, ठीक है। लाल टीन की जो छत होती है वो कैसी दिखती है? दिखने में निर्मल लगती है, ठीक है। तो याद रखिए इस तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दोस्तों ये है मन्नू भंडारी। देखिए महाभोज आप लोगों को पता है महाभोज कब होता है? जब भंडारा होता है। तो इनके नाम में भंडारी आ रहा है, तो भंडारी से याद रखना आप लोगों को महाभोज। तो आई थिंक आप लोगों ने भंडारा जरूर खाया होगा। तो नवरात्रि वगैरह में हम लोग के यहाँ पे भंडारा लगता ही रहता है। तो याद रख सकते हैं आप लोग महाभोज कौन कराएगा? जिसको नाम में भंडारा आ रहा हो, ठीक है, इनके नाम में आ रहा है मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अब हिंदी का अगर प्रथम महाकाव्य तो कहाँ पे लिखा गया होगा भैया? हिंदुस्तान में लिखा गया। तो हिंदी में, ठीक है, हिंदी तो हिंदुस्तान में बोली जाती है ना, तो हिंदी हिंदुस्तान, ठीक है, महाकाव्य हो गया। और दोस्तों पृथ्वी पर हिंदू भारत ही एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसे कारनामे किए जा सकते हैं। तो आप लोग याद रखना पृथ्वीराज रासो, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट है दोस्तों बशील देव रासो। ठीक है, क्या बशील देव रासो के रचयिता कौन है? ठीक, देखो यहाँ पे दोस्तों है ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का नरपति नल्ला, ठीक है, नरपति नल्ला। देखिए यहाँ पे लिखा बशील देव रासो, ठीक है, बशील जो है वो क्या है? देव है, ठीक है, बशील देव। तो आप लोग इस तरीके से याद रखिए बशील देव जो है वो क्या है? नल्ला है, ठीक है, नल्ला। बशील देव क्या है? नल्ला, या फिर याद रख सकते हो आप लोग लल्ला है, ठीक है। देखो है तो देवता ये बशील है, पर बशील एक लड़के का नाम है, देव भी है इसके में, तो ये लल्ला है, ठीक है, ये क्या है? देवताओं का लल्ला है। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सके। हाँ थोड़ी फनी ट्रिक है, पता है। चंद्रयान किसकी कृति है? चंद्रयान किसकी कृति है? दोस्तों ये कृति है मुल्ला दाऊद की, ठीक है, मुल्ला दाऊद की। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, देखिए जब वो मुसलमान जो होते हैं अपने मुस्लिम भाई जो ईद मनाते हैं, किसे देख करके मनाते हैं? चांद को देख करके मनाते हैं, ठीक है। तो चांद को देख करके आप लोग याद रखना है कि भैया मुल्ला दाऊद, ठीक है, मुल्ला जी ईद किसको देख करके मनाते हैं? चांद को देख करके मनाते हैं। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं इजिली, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? तो दोस्तों ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जायसी की जो रचना है वो पद्मावत है, ठीक है, पद्मावत जायसी की रचना है। और आप लोग ये बता पाए तो बता दीजिएगा कि जायसी जो थे वो किनके काल से संबंधित थे, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? आधुनिक काल का राम काव्य है। तो दोस्तों ये संकेत, ठीक है, संकेत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संकेत होगा। देखिए रामायण में पहले ही कह दिया गया कि कलयुग आएगा, ठीक है, कलयुग आएगा, आधुनिक काल का राम, ठीक है। तो राम जी तो पहले संकेत दे गए थे, ठीक है, आधुनिक काल का राम
किसका काव्य है दोस्तों? सांकेत। ठीक है, सांकेत की रचना है, तो याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तुलसीदास जी की रचना नहीं है। वो कौन सी है दोस्तों? रामचंद्र का नहीं है। ठीक है, रामचंद्र का नहीं है इनकी रचना, बाकी सारी है। देखिए, भैरवे रामायण है, ठीक है, विनय पत्रिका है, दोहा बली है, पर इनकी जो रचना नहीं है वो रामचंद्र का जो है वो तुलसी जी की रचना नहीं है, तो आप लोग याद रखना। ठीक, वैसे राम जी के काफी फैन थे, पर ये राम जी को चंद्रमा से नहीं रिलेट किया, क्योंकि देखिए राम तो राम है, ठीक है, राम जी धनुष बाण वाले ठहरे, और चंद्रमा वाले कौन से हैं? भगवान चंद्रमा वाले अपने एक ही हैं, ठीक है, वो है अपने शंकर भगवान। तो इस वजह से इन्हें सब चीजें पता थी भाई किस चीज को राम से रिलेट करना है, किससे नहीं करना था, तो इन्हें तो सीधे पता था कि चंद्रमा वाले राम तो हो ही नहीं सकते हैं, चंद्रमा वाले कौन है? वो शंकर भगवान है। तो इस तरीके से आप लोग ये छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? ठीक, केशव की जो रचना है वो दोस्तों कवि प्रिय, ठीक है, कवि प्रिय। देखिए, कवि प्रिय जो है वो केशव की रचना है। देखिए, कवि जो होते हैं, कवि बनने के लिए क्या करना होता है दोस्तों? केसर अगर आप लोग पियोगे, केसर को दूध में डाल करके पियोगे, तो आप लोग अच्छी अच्छी रचनाएं कर पाओगे। जैसे मैं शायरी कर देता हूँ, आप सबको पता है। तो केसर जो है वो क्या करते थे? कवि प्रिय, ठीक है, कवि प्रिय जो कवि होते हैं वो क्या पीते हैं? केसर पीते। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यह उद्धव शतक, ठीक है, उद्धव शतक जो है वो सूरदास की रचना नहीं है। देखिए, नाम में जरूर सूर आ रहा है, पर इन्हें कभी शतक नहीं लगाया जिंदगी में, क्योंकि उस टाइम क्रिकेट होता ही नहीं था, लगाएं कैसे? ये सोचो आप। बेटे, सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है? उद्धव शतक इनकी रचना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट नहीं चलता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। तो दोस्तों ये है, देखिए, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। देखिए, खड़ी बोली, ठीक है, आप लोग पूर्वी वाली बात याद होगी आप लोग, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी खड़ी कौन बोल रही थी? पूर्वी बोल रही थी कि प्रिय प्रवास में आओ, ठीक है, कहाँ पे आओ? प्रिय प्रवास में आओ। तो प्रथम महाकाव्य इनके ऊपर लिख दिया है, खड़ी बोली। पड़ोस में सुन रहे थे आदमी, तो उन्होंने सुन लिया, तो प्रथम महाकाव्य लिख दिया, जो कि क्या था? प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास में आओ। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में आओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत भारती के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को भारत भारती, देखिए भारत में भारत के आस पड़ोस वाले हैं, जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है अभी वो बंगाल वाला इशू हुआ था, ठीक है, जो बंगाल वाला हुआ था और जो म्यांमार वाला हुआ, तो वहां से क्या हो रहे थे लोग? भारत की तरफ शरण ले रहे थे, ठीक है, भारत भारती। तो भारत भारती क्या? तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसे याद रखते, ठीक है, भारत भारती की रचना कौन है? रचयिता मैथिली शरण गुप्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जिनेंद्र के द्वारा रचित है? ठीक है, जिनेंद्र रचित उपन्यास कौन था दोस्तों? ये परख, ठीक है, परख। आप लोगों को पता है जिनेंद्र जी ने क्या दिया? त्याग पत्र भी दे दिया था। तो इन्होंने त्याग पत्र देने के बाद में क्या हुआ? इन्होंने अपने आप को परखा कि भैया मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इन्होंने सुनीता भी लिख दी थी, ठीक है, सुनीता उपन्यास याद होगा आपको, मैं पहले दूसरे पार्ट में बताया था, सुनीता उपन्यास भी लिखा। तो इन्होंने क्या किया? सुनीता उपन्यास को लिख करके त्याग पत्र दे करके अपने आप को परख लिया। तो तीनों चारों इससे कवर कर दिए मैंने, जिनेंद्र वाले जितने भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए इसे माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, ठीक है, हिंदी गद्य का जन्मदाता। देखिए आप लोगों को पता है हिंदी जो गद्य का जन्मदाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हरिश्चंद्र जी थे वो बहुत मतलब सच्चे व्यक्ति थे। आप लोग मालूम है हरिश्चंद्र जी कभी झूठ नहीं बोलते, पहली बात तो अगर उनसे कोई चीज मांगी जाती वो दे देते थे। तो इसी तरीके से हिंदी का गद्य का जन्मदाता कैसे माना जाता है? वो ऐसे इंसान को माना जाएगा, ऐसे इंसान को बनाया जाएगा जो कि कभी झूठ ना बोलता हो, भारत में रहता हो। तो दोस्तों हरिश्चंद्र तो है और सबसे पहले भारत आ रहा है, तो भारतीय हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक, तो दोस्तों ये किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। देखिए ये राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, वो शकुंतला के बहुत बड़े पसंद करते थे, ठीक है, बहुत पसंद करते थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? राजा तो थे, अब राजा भैया जिसे पसंद करे उसे मना कौन करे, राजा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक
उसका अनुवाद ही कर दिया जो कालिदास द्वारा लिखा गया था। तो आप लोग याद रखना है कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला जी को कौन पसंद करता था, कालिदास जी के शकुंतला को कौन पसंद करता था, आप लोगों के लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह करते थे सर। ठीक, तो दोस्तों अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।